हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण कुमार आप सब लोगों का जुगल सर ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो विद्यार्थियों, जैसे हम पढ़ रहे थे थर्मोडायनेमिक्स, तो थर्मोडायनेमिक्स के कोर कॉन्सेप्ट में अब अपन ने एंट्री मार ली थी। अब हम थर्मोडायनेमिक्स की जो मेन कॉन्सेप्ट है वो पढ़ने वाले हैं। तो मैंने सबसे पहले आपको पढ़ाया था जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि जो शून्यवा नियम है थर्मोडायनेमिक्स का, ऊष्मागतिकी का, वो अपन ने पढ़ लिया था। अब इसके बाद हम चलेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम पर। लेकिन इससे पर चलने से पहले हमें कुछ और चीजें समझनी होगी, जैसे कि हीट यानी ऊष्मा, जैसे कि वर्क यानी कार्य। तो वर्क और जो आपका हीट है यानी कार्य और ऊष्मा है, वो किस प्रकार आप अलग अलग प्रोसेस के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, उस पर आज हम थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है। और फिर इन पर आधारित कुछ क्वेश्चन भी करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है भाई। तो रेडी है सब लोग, पहले बता दो। ओके, चलो भाई, अब हम शुरू करते हैं। हमने क्या पढ़ना है आज? हीट और वर्क, हीट एंड वर्क। वर्क सामान्यतया हमने अगर फिजिक्स भी पढ़ी है तो हम समझते हैं कि वर्क का मतलब क्या होता है, कार्य। और कार्य क्या होता है, हम अगर टेक्निकल लैंग्वेज में बात करें, जैसे आज मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे लगता है कि पढ़ाना भी एक कार्य है, काम है। लेकिन फिजिक्स और टेक्नोलॉजी की भाषा में इसको कार्य में नहीं कहूंगा, इसको क्या कार्य कहूंगा मैं, ये मेरा अलग टाइप का कार्य है। जबकि मैं अगर बात करूं हमारी भाषा में, तो हमारा सिस्टम होता है इस प्रकार से, यानी कि अगर कोई सिस्टम है और वो कहीं रखा हुआ है, तो उस पर लगने वाला बल, मेरी बात ध्यान से समझना, उस पर अगर कोई बल लगाया जाए और वो बल उस वस्तु को विस्थापित कर दे, विस्थापित मतलब उसका स्थान परिवर्तित कर दे, एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचा दे, इस डायरेक्शन में अगर विस्थापित कर दे, तो अगर मान लो मैंने ये विस्थापन किया ds और ये बल लगाया F, तो मैं वर्क का मतलब क्या कहूंगा कि W जो वर्क होगा वो क्या होगा, वो होगा बल। यानी कि यहां पर मैं लिखा देता हूं, कार्य बराबर क्या होगा, अब आपके पास कार्य वर्क इक्वल टू क्या होगा, फोर्स बोले तो बल गुणा विस्थापन। क्या होगा? विस्थापन। विस्थापन मतलब उसको जितनी दूरी तक विस्थापित किया है, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आप सब लोग समझते हैं, दोनों भाषाओं में मैंने लिख दिया कि कार्य क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहां पर फोर्स कितना लग रहा है, विस्थापन का मतलब यह है कि अगर मैंने इसको शुरुआत में t बराबर 0 सेकंड पर, जब मैंने घड़ी की मतलब वो स्टॉप वॉच को शुरू किया, तब ये यहां था। लेकिन कुछ समय पश्चात जब मैंने देखा इसको, तो ये कहां था, यहां पर बता देता हूं मैं आपको। कुछ समय पश्चात मैंने देखा तो ये यहां पर पहुंच चुका था। यही सिस्टम किसकी हेल्प से, इस फोर्स की हेल्प से। अब ये यहां पर पहुंच गया, यानी कि इसकी ये जो प्रारंभिक स्थिति और ये अंतिम स्थिति है, इन दोनों के बीच में क्या है, एक विस्थापन है, एक दूरी है। तो इस दूरी को बोलूंगा मैं, स्ट्रेट दूरी को, शॉर्टेस्ट पाथ को मैं बोलूंगा विस्थापन। क्या हो जाएगा, ये इनिशियल है, ये मान लो A है, ये B है, तो ये हो जाएगा मेरा विस्थापन। ये t इज इक्वल टू, मैं कुछ सेकंड की बात करता हूं, जैसे कि 2 सेकंड, यानी 2 सेकंड में मैंने क्या किया, इस F बल की सहायता से इस वस्तु को ds विस्थापन दे दिया है, यानी इतनी दूरी पर विस्थापित कर दिया है। तो मैंने इस वस्तु पर क्या किया है, काम किया है, कार्य किया है, ठीक है। अब भाई इस पे कार्य किया है तो कितना किया है हम देख लेते हैं यहां पर, यानी कि वर्क क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा F इंटू ds। क्या हो जाएगा, F इंटू ds, ये हमारा कार्य होगा। अब हम अगर हमारी भाषा में बात करें, तो इस कार्य को मैं ऐसे बता सकता हूं, जैसे मान लो ये हमारा एक वो है, पूरा सिलेंडर है। इस सिलेंडर में यहां पर लगा है पिस्टन। अब हम तो पढ़ी थर्मोडायनेमिक्स ने, तो यहां पर हम गैसों का प्रभाव पढ़ते हैं। इसके अंदर गैस भरी हुई है, क्या भरी हुई है, इसके अंदर गैस भरी हुई है। अगर ये गैस यहाँ पर इसको गर्म करेंगे, तो आपको पता है कि ये जो पिस्टन है ये ऊपर की तरफ उठेगा। ये पिस्टन क्या करेगा, ऊपर की तरफ उठेगा। तो ये पिस्टन अगर ऊपर की तरफ उठने वाला है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर मैं बता देता हूँ
कि ये ऊपर की तरफ dx विस्थापित होगा, dx मान लिया मैंने विस्थापित होगा, और इस पिस्टन का एरिया यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये एयर जो है, ये गैस जो है इसके अंदर, ये इस पर फोर्स लगा रही होगी, और ये फोर्स हम जनरली प्रेशर से बताते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर लगा होगा इस ए एरिया पर फोर्स यानी कि प्रेशर। ठीक है, तो अब हम उस प्रेशर को फोर्स में कन्वर्ट करते हैं। वर्क डन अगर हमें निकालना है तो क्या हो जाएगा, फोर्स क्या होता है, सबसे पहली बात तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर फोर्स निकालना है तो प्रेशर इनटू एरिया हो गया, इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ dx। अब हम ये भी जानते हैं कि W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू ए इंटू dx क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा भैया, वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम, P इंटू हो जाएगा डेल्टा V, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो एक प्रॉपर्टी है। क्या है वॉल्यूम, प्रॉपर्टी, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी क्या होती है, एग्जैक्टली डिफरेंशियल होती है, एग्जैक्टली डिफरेंशियल क्या होती है। धुनाराम जी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग धुनाराम जी। ये वॉल्यूम क्या है, मैंने आपको बताया था पिछली क्लासों में, वॉल्यूम क्या है, एक थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है। और थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी क्या होती है, पॉइंट फंक्शन होती है। मैं यहाँ पर वापस से रिवाइज कर देता हूँ, पॉइंट फंक्शन होती है। पॉइंट फंक्शन क्या होता है भैया, एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल को कैसे आप लिखते हो, जैसे मान लो वॉल्यूम है तो dv लिख दोगे, जैसे प्रेशर है तो dp लिख दोगे। अच्छा, अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल ना हो, जैसे कि वर्क है, जैसे कि वर्क है, वर्क अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं है तो इसको कैसे लिखोगे आप, ऐसे डेल्टा W। वर्क क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं है तो इसको क्या लिखोगे, डेल्टा W। और ये मैं आगे बताऊंगा आपको कि कैसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं है। ठीक है, आप सब यहां तक का नोट करें। क्लियर है भाई। दिलीप कुमार वर्मा जी गुड मॉर्निंग, दिलीप जी वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। ठीक है, यहां तक क्लियर है। ये जो था मेरा, ये था क्लोज सिस्टम वर्क। मैं आपको बता दूं अच्छे से, ये क्या था, क्लोज सिस्टम वर्क। कौन सा वर्क, क्लोज सिस्टम वर्क। यहां पर एनर्जी की बात अपन ने नहीं करी है, ठीक है ना। क्लोज सिस्टम वर्क, क्या ये क्लोज सिस्टम वर्क, बिल्कुल सिस्टम क्लोज है, बस बाउंड्री मूव कर रही है, लेकिन मास इधर से उधर नहीं हो रहा है, ठीक है ना, मास ट्रांसफर नहीं हो रहा है, दैट्स व्हाई क्लोज है। तो यहां पर ऐसा है। अब यहां पर मैं बात करूं, इसको क्लोज सिस्टम वर्क क्या हो जाएगा भैया, यहां पर देख लो आप, क्लोज सिस्टम वर्क। अच्छा, इसको और क्या बोल सकते हो आप, मैंने आपको बताया था क्लोज सिस्टम वर्क को नॉन फ्लो वर्क भी बोल सकते हैं हम। क्या बोल सकते हैं, नॉन फ्लो वर्क, ठीक है, नॉन फ्लो वर्क। अच्छा, ये नॉन फ्लो वर्क और ये सारी चीजें जो मैं लिख रहा हूं ना, ये इसलिए लिख रहा हूं कि इनका कोई ना कोई मकसद है। जब अपन ओपन सिस्टम पढ़ेंगे तो उस ओपन सिस्टम में वर्क बिल्कुल डिफरेंट होगा। अभी हम सिर्फ क्लोज सिस्टम की बात कर रहे हैं, और ओपन सिस्टम का वर्क आई थिंक आपके सिलेबस में है भी नहीं, ठीक है। तो हम क्लोज सिस्टम का वर्क अभी पढ़ रहे हैं। अब इसको मैं अगर डिफाइन करूं, ऐसी चीज़ों को अगर मैं डिफाइन करूं, तो यहाँ पर ये जो वर्क होगा वो क्या होगा भाई, अलग से मैं बताऊं अगर इसकी डेफिनेशन। मैंने क्या किया, वर्क जो था मैंने क्या लिखा, PdV, ठीक है, और इसको लिख दिया मैंने ऐसा। अगर मैं टोटल वर्क चाहता हूं तो मैं टोटल वर्क कैसे करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा फ्रॉम 1 to 2, ठीक है ना, P इंटू dV, यही होगा, ये मेरा वर्क हो गया। इसको मैं दूसरे टर्म्स में, अगर दूसरे टर्म्स में मैं डिफाइन करूं तो ये क्या हो जाएगा, इट इज द एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर PV कर्व ऑन वॉल्यूम एक्सिस, ऑन वॉल्यूम एक्सिस। कैसे, जैसे एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं अपन, जैसे मान लो ये PV डायग्राम है, ठीक है, ये P है, ये V है, PV डायग्राम है। तो मैंने बोला कि यार ये ऐसा कुछ मेरा यहाँ से 1 से 2 ये बन रहा है,
दिस इज 1, दिस इज 2। तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम एक्सिस पर, उसने बोला है वॉल्यूम एक्सिस पर, यानी कि ये 1 से अगर मैं वॉल्यूम एक्सिस पर ऐसे स्ट्रेट लिखूंगा तो ये जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, इसका एरिया, ये कंप्लीट एरिया क्या हो जाएगा, ये वर्क डन। ठीक है, ये पॉइंट अगर मैं सेम रखूं, मेरी बात ध्यान से समझना, एरिया अंडर द कर्व क्या कहलाएगा, वर्क डन कहलाएगा। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। दिस एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर एक बात आप बहुत ध्यान से समझना, ये P है, ये V है, ठीक है। ये 2 पॉइंट है मेरे, 1 और ये 2। यहां से मैं ऐसे जाता हूं अलोंग प्रोसेस A, ये प्रोसेस A है। कहां से जा रहा हूं मैं, 1 से 2 को, 1 से 2 को जा रहा हूं मैं वाया प्रोसेस A। यही होता था हमारा, मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना किसी प्रोसेस के साथ। मैं अगर A प्रोसेस के साथ जा रहा हूं, A प्रक्रम के साथ जा रहा हूं, लेकिन मैंने चाहा कि मैं यहां पर वर्क डन मेरा ज्ञात करूं, कि मैंने इस प्रोसेस पे अगर मैं जाता हूं, इस पाथ के थ्रू, इस रास्ते के थ्रू अगर मैं जाता हूं, तो मैं कितना कार्य करूंगा, कितना वर्क डन होगा। तो मैं यहां से क्या करूंगा भाई, एरिया अंडर द कर्व निकाल लूंगा। यही करता था मैं, बिल्कुल कर लिया मैंने, एरिया अंडर द कर्व निकाल लिया। ये हो गया मेरा वर्क डन, ये क्या हो गया, वर्क डन। अब मैं अगर इसी पॉइंट पर, मतलब इसी एक पॉइंट नंबर 1 यानी कि स्टेट नंबर 1 से, इस पोजीशन नंबर 1 से मैं पोजीशन नंबर 2 में जाता हूं, जाता मैं वही हूं, मतलब मेरा पहला पॉइंट और आखिरी पॉइंट दोनों फिक्स है, यानी कि इनिशियल पोजीशन यानी स्टार्ट पोजीशन और एंड पोजीशन दोनों अभी भी सेम है, लेकिन रास्ता बदल गया। मैं किससे जा रहा हूं अब, बी से। अगर मैं बी से जा रहा हूं तो वर्क डन क्या होगा भाई, चीजें वही है। वर्क डन क्या होगा, वर्क डन होगा कि इस दोनों बिंदुओं से इस पाथ के मध्य जितना मैं क्या करूंगा, एरिया बनाऊंगा वो, ठीक है। तो क्या आपको लगता है कि ये वाला जो एरिया है, दिस एरिया इज व्हाट, W1B2, यानी कि 1 से 2 में जाने का B के थ्रू ये जितना कार्य होगा वो ये होगा। और यहां पर अगर मैं बताऊं ये वाला, तो ये वाला क्या होगा, ये होगा कार्य कहां से, 1 से 2 पर जाने का थ्रू A। समझ गए। अब आपको देखने से ही लग रहा होगा कि ये अपनी स्टार्ट और एंड पोजीशन यानी पॉइंट फंक्शन नहीं है, ये पाथ पर निर्भर कर रहा है। कौन, वर्क। यानी वर्क क्या है, यहां से आपको पता चल रहा है वर्क इज अ पाथ फंक्शन, वर्क इज अ पाथ फंक्शन। क्या ये पाथ फंक्शन है, ये रास्ते पर निर्भर करता है, सिर्फ बिंदुओं पर ही नहीं, ठीक है। यहां से हमें यह भी पता चल रहा है कि जो कार्य में B से पहुंच रहा हूं 2 पर, वो ज्यादा हो रहा है किससे, A से पहुंच रहा हूं 2 पर, ठीक है ना। ये भी समझ में आ गया मुझे, जबकि मेरी स्टार्टिंग और एंड पोजीशन दोनों सेम है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कार्य के बारे में थोड़ा और डिटेल में लिख देता हूँ। ये हमारा हो गया वर्क डन A से B पर, सॉरी वर्क डन थ्रू A, और ये वाला हो जाएगा हमारा, अगर हम दूसरा रास्ता लेते हैं B रास्ता, कहाँ से कहाँ जाने में, 1 से 2 जाने में, अगर हम B रास्ता लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट, ठीक है। और ये बात भी हमें समझ में आ गई कि यार यहाँ पर जो बोला मैंने कि वर्क डन जो होता है 1 से B के थ्रू 2 पर जाने का वो ज़्यादा होता है वर्क डाउन A के थ्रू 2 पर जाने से।
ये बात अपन ने पढ़ ली। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट, कुछ बिंदु लिख देता हूँ मैं जो बहुत ज़रूरी है। पहला बिंदु है कि वर्क क्या है, इज पाथ फंक्शन। ठीक है, अब इसका मतलब ये हो गया कि वर्क अगर पाथ फंक्शन है यानी कि नॉट अ पॉइंट फंक्शन। पॉइंट फंक्शन नहीं है, पाथ फंक्शन है तो पॉइंट फंक्शन नहीं है। अगर वो पॉइंट फंक्शन नहीं है तो वो क्या है, नॉट अ थर्मोडाइनेमिक प्रॉपर्टी, क्योंकि पॉइंट फंक्शन होता है वही थर्मोडाइनेमिक प्रॉपर्टी होती है। नॉट अ थर्मोडाइनेमिक प्रॉपर्टी, थर्मोडाइनामिक प्रॉपर्टी। ठीक है, ओके। और अगर थर्मोडाइनेमिक प्रॉपर्टी नहीं है तो क्या होगा, ये नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल। एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल का मतलब और कुछ नहीं है, आप अपने जीवन में ज़्यादा कुछ लाए नहीं इसके लिए। एग्जैक्ट डिफरेंशियल का मतलब है कि अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं है तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। हीट भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं है क्योंकि ये भी पाथ फंक्शन है, तो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं उनको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे डीवी, जैसे डीपी, जैसे डीटी। समझ रहे हो आप, जो प्रॉपर्टीज हैं उनको ऐसे करते हैं। ये सारी बातें मैंने आपको यहाँ पर लिखा दी। ठीक है, वर्क इज ऑलवेज, ये भी लिख देता हूं मैं, ऑलवेज शोन बाय डेल्टा डब्ल्यू, इस तरह से। ठीक है, यहां तक क्लियर है भाई सबको? ठीक है, अब देखते हैं हम कि ये जो क्लोज सिस्टम वर्क है, नॉन फ्लो वर्क जिसको हम बोल रहे थे, नॉन फ्लो वर्क जिसको हम बोल रहे थे, वर्क फॉर डिफरेंट सिस्टम्स, डिफरेंट प्रोसेस के लिए हम इसको मेजर करेंगे। ठीक है ना, डिफरेंट प्रोसेस के लिए। डिफरेंट प्रोसेस मतलब जैसे आपने सुना होगा, यहाँ पर अपन ने देखा था आइसोकोरिक, एडियाबेटिक, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, सारे प्रोसेस अपन ने पढ़े थे। तो अब हम लेते हैं यहाँ पर अलग अलग प्रोसेसेस को। सबसे पहले मैं लिखूंगा आइसोकोरिक। आइसोकोरिक का लिखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि आइसोकोरिक का मतलब क्या होता है। आइसोकोरिक प्रोसेस मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है, आइसोकोरिक यानी कि क्या रहेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। यहां पर मैं रिवीजन के तौर पे आपको लिखा देता हूं, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ठीक है, अब ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, तो इस कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। भाई वो खुद बोल रहा है, ठीक है ना। वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, जीरो। भाई वॉल्यूम कांस्टेंट है, यानी कि अगर मैं बात करूं कि मेरे पास 5 रुपए हैं और मैं बोलूंगा मेरे 5 रुपए कांस्टेंट है, इसका मतलब आज भी 5 है तो कल भी 5 ही रहेंगे। तो अगर आप कल जाकर मेरे से बोलोगे तुम्हारे पैसों में अंतर कितना आया, तो मैं बोलूंगा कल भी वही थे जो आज हैं, यानी अंतर जीरो है। इसीलिए कांस्टेंट वॉल्यूम है, यानी वॉल्यूम में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, तो उसका अंतर क्या होगा, आज और कल वाले वॉल्यूम का, जीरो। यानी डीवी क्या हो जाएगा, जीरो। डीवी क्या बताता है, अंतर। ध्यान देना, चेंज क्या बताता है, ये चेंज। और डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस बताता है ये कुछ बार, लेकिन चेंज हमारे इसमें अगर हम बात करें थर्मोडायनेमिक्स में, तो हम ज्यादा इसको किससे रिलेट करेंगे, चेंज से। यानी कि वॉल्यूम में जो चेंज आया, बदलाव आया, वो जीरो है। अब आप वर्क डन की डेफिनेशन ही लेकर चल रहे थे, डेल्टा वी इज इक्वल टू पी डी वी, यही लेकर चल रहे थे, डेल्टा डब्ल्यू सॉरी,
यही लेके चल रहे थे। अब वर्क अगर आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 1 से 2 में आपको इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और आप जानते हैं, आप भली बात ही जानते हैं कि श्रीमान ये dv तो अभी अभी मैं देख कर आया हूँ, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है तो ये 0 है, और 0 तो 0 ही होता है। क्या हो जाएगा ये 0, यानी वर्क डन क्या आ जाएगा, इसमें 0 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको। अब अपन अगला प्रोसेसर लेते हैं। अगला प्रोसेस लेने से पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इन सारी चीज़ों को। ठीक है, दूसरा प्रोसेस लेते हैं हम। दूसरा रहेगा हमारा कांस्टेंट प्रेशर। इसको क्या बोलते हैं अपन, आइसोबारिक, आइसोबारिक प्रोसेस। इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट प्रेशर। देखो कांस्टेंट प्रेशर बोलेंगे तो कांस्टेंट प्रेशर का मतलब होगा कि P कांस्टेंट है, यही होगा। P कांस्टेंट होगा तो हमारी क्या दिक्कत है भाई, चेंज इन प्रेशर कांस्टेंट होगा। ठीक है, लेकिन प्रेशर का तो यहाँ पर चेंज करना ही नहीं है। W क्या है आपका, P इंटू dV, ये है, यही है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, इसको मैं इस प्रकार से इंटीग्रेट करूँ W निकालने के लिए 1 से 2 में P dV, और P कांस्टेंट है तो मैं इसको P को बाहर लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 1 से 2 में, ये आ जाएगा dV। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा भैया, P इंटू V आ जाएगा dV का इंटीग्रेशन, और कहाँ से 1 से 2, यानी कि यहाँ पर फाइनली हमारे पास जो वर्क डन आएगा वो आएगा P V2 माइनस V1। ठीक है, ये रहेगा आंसर। यानी कि आइसोबारिक में, आइसोबारिक मतलब होगा कि जो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है उसके अंदर क्या होगा आपका, ये उसके अंदर वर्क डन क्या होगा, P इंटू V2 माइनस V1। ठीक है, ध्यान रहेगा ये, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर वर्क डन क्या है ये भी आप ध्यान रखना, 0, यहां पर इंपॉर्टेंट 0 है। कहां पर, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस या फिर आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन 0 होता है, और आइसोबारिक में वर्क डन P इंटू V2 माइनस V1 होता है। ठीक है, चलो भाई देखो, अब आता है हमारा नेक्स्ट प्रोसेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसका नाम है आइसोथर्मल प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल के बारे में आप जानते होंगे, आइसो का मतलब होता है सेम और थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर। ठीक है ना, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर टेम्परेचर सेम रहेगा, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा ये, कांस्टेंट, यहां लिख देते हैं नीचे, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस मतलब T इज इक्वल टू कांस्टेंट। अच्छा, हमारे फॉर्मूले में तो T आता ही नहीं था भाई, हमारे फॉर्मूले में तो T आता ही नहीं था। हमने तो वर्क डन जो लिखा था, वर्क डन क्या लिखा था हमने लिखा था P इंटू dV, ये लिखा था। लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है और हमारे फॉर्मूले में टेम्परेचर आता ही नहीं है, तो हमें यार इस टेम्परेचर को इसके साथ कैसे जोड़ सकते हैं। इसको जोड़ने का एक तरीका है, हमने पढ़ी थी आइडियल गैस इक्वेशन। अब उसको व्यर्थ तो नहीं जाने देंगे भाई, आइडियल गैस इक्वेशन है और पढ़ी है तो कुछ ना कुछ तो उपयोग करेंगे इसका। तो इसका नाम है आइडियल गैस इक्वेशन, और ये कैसे लिखी जाती है, PV इज इक्वल टू NRT। N क्या है,
नंबर ऑफ मोल्स ऑलवेज कांस्टेंट। आर क्या है? कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट। गैस कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट, तो ये भी कांस्टेंट। टेम्परेचर ये खुद चिल्ला कर बोल रहा है कि भाई साहब कांस्टेंट है, तो यानी कि इसका मतलब पूरी टर्म क्या हो गई? कांस्टेंट। ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, तो यहां पर क्या आएगा? पीवी कांस्टेंट आ जाएगा। पीवी कांस्टेंट मैंने सारों को मिलाकर सी लिख दिया, सबको मिलाकर क्या लिख दिया मैंने? सी लिख दिया, तो पीवी इज इक्वल टू सी हो गया। अब यहां से मैं क्या कर सकता हूं यार? ये पी को हटाकर वी के टर्म्स में लिख दो, लिख दो भाई। पी को वी के टर्म्स में कैसे लिख सकता हूं? सी अपॉन वी लिख सकता हूं, ऐसे लिख दो। अब इसी का उपयोग यहां पर करते हैं, इसका उपयोग यहां पर करेंगे अपन। तो कैसे करेंगे भाई? पी की जगह क्या लिखोगे? सी अपॉन वी लिख दिया, इंटू डी वी। अब इंटीग्रेट कर देंगे यार, इधर डब्ल्यू करने के लिए मैं इंटीग्रेट कर दूं? बिल्कुल कर दो सर। कहां से? 1 से 2 तक, सी अपॉन वी डी वी। सी तो कांस्टेंट है, तो सी को अपन क्या कर देंगे? आगे ले आएंगे, और ये आ जाएगा 1 अपॉन वी डी वी। ठीक है, और ये इसका इंटीग्रेशन कहां से? 1 से 2 तक। आप जानते हो 1 अपॉन वी यानी 1 अपॉन एक्स डी एक्स क्या होता है? इंटीग्रेशन आप जानते हो, लॉग एक्स होता है, एल एन एक्स जिसको बोलते हैं। तो यहां पर हो जाएगा ये W इज इक्वल टू सी एल एन यानी लॉग ऑफ वी, कहां से कहां तक? 2 से 1। ठीक है, ध्यान देना, ये गणित है, ऐसा कोई खास चीज नहीं है इसमें। मैं आपको समझा देता हूं कि इस गणित को कैसे सॉल्व करना है। लॉग वाली गणित है। हम जानते हैं कि हम जब लिमिट सॉल्व करते हैं तो W इज इक्वल टू सी को वैसा का वैसा ही रहने दो। ठीक है, ln एक बार मैं यहां पर 2 पुट करूंगा तो ये आ जाएगा ln v2। ठीक है, माइनस एक बार मैं 1 पुट करूंगा, ये आ जाएगा ln v1। ये ऐसे करते हैं अपन लिमिट, और ये हो जाएगा ब्रैकेट। हम जानते हैं लॉगरिथमिक में क्या होता है, लॉग में, कि लॉग, या फिर यहां पर ln ही लिख देता हूं, ln a माइनस ln b क्या होता है? ये होता है इक्वल टू ln a अपॉन b। क्या होता है? ln a अपॉन b। ये है फॉर्मूला, और इसी फॉर्मूले का यूज यहां पर करूंगा मैं। w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? c ln क्या हो जाएगा? a की जगह v2 अपॉन v1। ठीक है, और C को मैंने क्या लिखा था भाई? मैं जानता हूं C को मैंने लिखा था P इंटू वी, और यहां पर किसी पर्टिकुलर कंडीशन में बात करूंगा तो या तो P1 V1 ln V2 अपॉन V1, ये हो जाएगा मेरा एक सूत्र। तो ये हो गया भाई, सीधा सीधा बात है। एक तो वर्क डन ये हो गया मेरा आइसोथर्मल में। अच्छा, इसको थोड़ा और बदल के भी लिख सकता हूं मैं। कैसे लिख सकता हूं? W इज इक्वल टू, अगर मैं P1 V1 ना लिखूं तो P2 V2 भी लिख सकता हूं, दोनों भी बराबर होंगे। ठीक है, होते हैं भाई। इसका मतलब यही होता है ना, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू nRT, यही होता है। ठीक है, तो ये इसको लिख दिया मैंने ln V2 अपॉन V1। एक ये हो गया। अच्छा, एक और फॉर्मूला इसका बनेगा। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, क्योंकि ये तो nRT के बराबर भी है, तो W इज इक्वल टू nRT ln V2 अपॉन V1 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर है बात? हेमराज प्रजापति जी, गुड मॉर्निंग हेमराज जी। हिंदी में बोल रहा हूं यार भाई, ऐसा कुछ पी को हिंदी में क्या लिखूं? भाई समतापीय प्रक्रम बोल सकता हूं हिंदी में इसको ना, समतापीय प्रक्रम लिखा देता हूं यार हिंदी में भी। ये कुछ फॉर्मूले हैं वही समतापीय प्रक्रम के। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में। ठीक है, फोर्थ एडियाबेटिक प्रोसेस में अगर हम देखें तो एडियाबेटिक प्रोसेस अपन जानते हैं क्या होता है। एडियाबेटिक प्रोसेस
नो हीट एक्सचेंज, ठीक है ना, रुद्धोष्म प्रक्रम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? रुद्धोष्म, रुद्धोष्म प्रक्रम। नो हीट एक्सचेंज, ट्रांसफर, ठीक है, नो हीट ट्रांसफर, कोई ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं। ऊष्मा का कोई स्थानांतरण नहीं। ठीक है, समझ में आ गई बात? हेमराज प्रजापति जी क्लियर है? ऐसे लिखवाना चाह रहे थे? देखो यहां पर भी हमें पता है कि हमारा W क्या होगा, dW ये हो जाएगा PdV, ठीक है। लेकिन यहां पर हम जानते हैं, यहां पर अगर दूसरी साइड में मैं बात करूं तो ये हो जाएगा PV की पावर गामा कांस्टेंट। यही पढ़ा है अपन ने पहले, कांस्टेंट पढ़ा था इसको, ठीक है। अगर इस कांस्टेंट को मैं C ले लेता हूं, इस कांस्टेंट को मैं C ले लेता हूं, PV की पावर गामा इंटू C इक्वल टू C, तो ये क्या हो जाएगा? मैं P को अगर V के टर्म्स में लिखूं तो P इज इक्वल टू V की पावर गामा, ये लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, ठीक है। ये मैंने यहां पर लिख दिया, डेल्टा W इज इक्वल टू P की जगह क्या लिखूंगा मैं? C V की पावर गामा, ध्यान देना, इंटू dV। W करने के लिए इंटीग्रेशन लगा दूं, बिल्कुल लगा दो सर। किसका? C अपॉन V की पावर गामा dW, कहां से कहां तक? 1 से 2 तक, पहली स्टेट से दूसरी स्टेट तक करते हैं अपन, ठीक है ना, यही हो गया। अब यहां पर क्या होगा, क्योंकि C कांस्टेंट है, C एक नियतांक है, तो C को मैं बाहर ले लूं, ले लो सर। क्या ये V की पावर 1 बटा V की पावर गामा है, तो इसको मैं ये लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं? ऐसे लिख सकता हूं क्या? C इंटू ऐसे लिख सकता हूं V की पावर माइनस गामा, क्योंकि ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, इंटू dV 1 से 2। कर सकता हूं ये, यहां तक कोई तकलीफ तो नहीं है आपको? तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? इसका इंटीग्रेशन आएगा W बराबर आएगा C इंटू ब्रैकेट में V की पावर माइनस गामा प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस गामा प्लस 1, और इसकी लिमिट आएगी 1 से 2, यही आएगी। इसको फर्दर मैं यहां पर सॉल्व कर दूं तो ये कहलाएगा W इज इक्वल टू क्या होगा? ये C इंटू, अब मेरी बात ध्यान से सुनना यार थोड़ा सा, C इंटू ये हो जाएगा यहां पर V की पावर माइनस गामा, और प्लस 1 है, इसको भी V लिख दूं, ये V2 हो जाएगा, ये V2 लिख दूं मैं इसको। भाई इसको, इस चीज को ध्यान देना, इसी चीज को मैं खोलकर यहां बता दूं आपको, V की पावर माइनस गामा प्लस 1 को मैं ये लिख सकता हूं ना कि V की पावर माइनस गामा इंटू V की पावर 1, ऐसे लिख सकता हूं, तब भी तो ये वही बात हो रही है, यही लिखा है मैंने, ये लिखने की कोशिश कर रहा हूं मैं, यहां पर लिख दिया मैंने ऐसा। ये हो जाएगा माइनस V1 की पावर माइनस गामा इंटू V1, और डिवाइडेड बाई वो था माइनस गामा प्लस 1, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इसको मैं C इंटू V की पावर माइनस गामा लिख दूं, लिख दो। क्या ये C V2 की पावर माइनस गामा इंटू V2 हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। माइनस क्या ये C V1 की पावर माइनस गामा इंटू V1 हो रहा है? हो रहा है। क्या ये 1 माइनस गामा लिख दो? लिख दो सर यार, 1 को आगे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है ना। क्या इस चीज को मैं P2 बोल सकता हूं? ये भाई यहां पर P2 लिखूंगा तो यहां पर 2 आएगा, C तो कांस्टेंट है, तो इसको P2 बोल दिया मैंने इंटू V2। ये क्या हो जाएगा? P1 इंटू V1 अपॉन 1 माइनस गामा, यही हो रहा है।
अगर इसको पलटूंगा तो ये माइनस चेंज हो जाएगा, इधर भी माइनस चेंज कर दूं तो क्या मैं W इज इक्वल टू ये लिख दूं P1 V1 माइनस P2 V2, ऊपर बदली तो नीचे भी बदली, गामा -1, क्योंकि गामा बड़ा होता है 1 से, इसलिए ये वर्क डन आएगा किसमें, एडियाबैटिक में। समझ में आएगी बात? यहां तक क्लियर है साहब? हेमराज बोल रहे हैं कि 1.4 होता है गामा, बिल्कुल जनरली 1.4 लेते हैं हम, बाकी होता ज़्यादा भी है, 1.347 भी होता है, कई सारे अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम देखते हैं भाई, हमने सारे प्रोसेस देख लिए, अब हम एक और प्रोसेस देखते हैं जिसको बोलते हैं पॉलीट्रॉपिक, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ठीक है ना, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में अगर मैं वर्क डन देखूं तो ये सेम टू सेम है, किसकी तरह, किसकी तरह सेम है, एडियाबेटिक की तरह, क्योंकि वहां पर पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता था, पीवी की पावर गामा कांस्टेंट होता था। यहां पर क्या कांस्टेंट होता है, यहाँ पीवी की पावर एन कांस्टेंट होता है। ठीक है ना, क्या होता है, एन। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, सेम टू सेम। कैसा सेम टू सेम बताओ भाई, P1 V1 बिल्कुल, माइनस P2 V2 बिल्कुल, गामा की जगह क्या आ जाएगा, n-1। दिस इज द वर्क डन। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आ रही है हमारी बात बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसमें हम सारे वर्क्स को कंक्लूड करेंगे। ठीक है, क्या होगा, यहां पर लिखूंगा मैं प्रोसेस और यहां पर लिखूंगा मैं वर्क डन। ठीक है, पहला प्रोसेस कौन सा था हमारा जिसमें अपन ने बात करी थी, आइसोकोरिक। कौन सा कोरिक, आइसोकोरिक। और आइसोकोरिक का मतलब जानते हो, V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, साथ में लिखते चलो ताकि आप भूलोगे नहीं बाद में। और इसमें वर्क डन कितना था, 0। ठीक है, दूसरा हम लेकर चले थे आइसोबारिक। आइसोबारिक में क्या बारिक था, प्रेशर। प्रेशर क्या था भैया, कांस्टेंट। ठीक है, ये प्रेशर कांस्टेंट। इसका वर्क डन क्या आया था भैया, हमें पता है, वर्क डन आया था P इंटू V2 माइनस V1। ठीक है, तीसरा है हमारा जिसमें अपन ने बात करी, आइसोकोरिक हो गया, आइसोबारिक हो गया, और क्या था फिर, आइसोथर्मल। क्या था, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल मतलब कांस्टेंट प्रेशर, क्या था, सॉरी कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी यहां पर क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। लेकिन इसके 3-4 फॉर्मूले थे। पहला फॉर्मूला तो क्या था, P1 V1 ln V2 अपॉन V1। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या था, P2 V2 ln V2 अपॉन V1। ठीक है, यही था। तीसरा क्या था, तीसरा था nRT ln V2 अपॉन V1। ये तीनों फॉर्मूले लिख दिए अपन ने, किसके, आइसोथर्मल के। किसके, आइसोथर्मल के। मैं यहां पर थोड़ा सा इनको अलग अलग भी कर देता हूं। यहां से ये हमारा प्रोसेस वर्क है। ठीक है, ये आइसोकोरिक हो गया, ये यहां पर आइसोबारिक हो गया, ये यहां पर आइसोथर्मल हो गया। ठीक है, इसके बाद था हमारा एडियाबेटिक। कौन सा बेटिक, एडियाबेटिक। एडियाबेटिक का मतलब भी आप जानते हो, एडियाबेटिक का मतलब होता है पीवी की पावर गामा कांस्टेंट, यही था। और इसमें क्या होता है, नो हीट एक्सचेंज। और यहां पर अगर हम देखें तो क्या आ रहा था हमारा, P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा -1। ठीक है, और क्या था इसके अलावा, इसके अलावा फिफ्थ क्या था, पॉलीट्रॉपिक। पॉलीट्रॉपिक एक जनरल फॉर्म है। यहां पर क्या होता है, यहां पर कुछ नहीं होता, PV की पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। अच्छा, इसमें कैसे, n क्या होता है,
n जो होता है ये लेस देन गामा होता है और ग्रेटर देन 1 होता है, बस इतनी सी बात है इनके लिए, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या आएगा, ये आएगा हमारा P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन n-1। ठीक है, आ गई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। मुझे लगता है किसी को यहाँ तक कोई समस्या होगी ही नहीं, है क्या श्रीमान? पूरा चार्ट बना दिया मैंने आपके सामने। अब इस चार्ट को आपको याद रखना है और धूम मचा देनी है एग्जाम में। सारे क्वेश्चन हम सोल्व करके आएंगे, फोड़ करके। समझ में आ गई बात? हेमराज जी क्लियर है? और ये जो वर्क डन है ये किसके लिए है? सिर्फ और सिर्फ क्लोज सिस्टम के लिए है। ध्यान देना, क्लोज सिस्टम, नॉन फ्लो सिस्टम, ठीक है, क्लोज और नॉन फ्लो सिस्टम के लिए। अब ध्यान देते हैं, एक कंडीशन है, इफ इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम आर सेम फॉर ऑल प्रोसेसेस, ऑल प्रोसेसेस। अभी मैं हिंदी में बताता हूं आपको ये सारी चीजें। इसका मतलब ये है कि यदि, हिंदी में भी लगा देता हूं, यदि प्रारंभिक व अंतिम आयतन सभी प्रक्रमों के लिए समान हो, ठीक है, प्रारंभिक व अंतिम आयतन अगर सभी प्रक्रमों के लिए समान हो, तो पहली बात तो ये बनाते हैं अपन ने। मैंने बताया था आपको, ये बनाना सिखाया था, क्या सिखाया था? बनाना, ठीक है। देखो, अगर मेरा ये पहला पॉइंट है, ये पीवी डायग्राम है, प्रेशर और ये वॉल्यूम, ठीक है ना। मैंने बोला कि प्रारंभिक और अंतिम वॉल्यूम, मान लो ये अंतिम वॉल्यूम यहाँ है, ठीक है ना। तो ये प्रारंभिक हो गया और ये अंतिम हो गया। इसमें कांस्टेंट प्रेशर कैसे बनेगा? आप जानते हैं, भली भांति पहचानते हैं। कांस्टेंट प्रेशर कैसे बनेगा? ये प्रेशर कांस्टेंट कर दिया, यानी एक प्रक्रम बन गया जिसको बोलेंगे अपन कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है ना। कांस्टेंट प्रेशर का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट प्रेशर का मतलब क्या होता है भाई, बताओ जल्दी से। कांस्टेंट प्रेशर का मतलब होता है, अभी अगर मैं यहां पर बता दूं आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा, पीवी की पावर n ले लूं मैं और ये कांस्टेंट कर दूं, यही कर रहे थे अपन। तो n का वैल्यू क्या होगा, यूँ पूछना चाह रहा हूँ। n का वैल्यू होगा 0, n का वैल्यू 0 होती है, कांस्टेंट प्रेशर हो जाता है, ठीक है। कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है? यहाँ पर आप देखोगे तो कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होगा कि यहाँ पर V1 है तो यहाँ पर भी वॉल्यूम सब जगह सेम होना चाहिए। तो मान लो ये वाला प्रक्रम में बना हूँ, हालांकि मैं बना नहीं रहा हूँ क्योंकि वॉल्यूम मेरा पहला ये है तो दूसरा ये है, ये तो पहला और दूसरा सेम हो गया, ठीक है ना। यानी कि आप प्रारंभिक और अंतिम दोनों ही सेम हो गए, ये एक ही आयतन हो गया। तो ये वाला प्रोसेस अपन नहीं लेंगे, लेकिन इसको क्या बोलते हैं अपन? आइसोकोरिक। ये हो जाएगा आइसोबारिक, ठीक है ना, और ये हो जाएगा आइसोकोरिक। और इसके लिए n की वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी। अब बाकी प्रोसेस 0 से इन्फिनिटी के बीच में ही रहते हैं, बाकी प्रोसेस 0 से इन्फिनिटी के बीच में ही रहते हैं, लेकिन हमें कहाँ रखना है? इस वॉल्यूम रेंज में ही रखना है, इससे ज़्यादा वॉल्यूम नहीं करना है। यहाँ से मैं प्रोसेस लेकर चला एक, तो वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। और ये कौन सा प्रोसेस होगा? n के बाद, n बराबर 0 के बाद सीधा आता है n = 1, जिसको क्या बोलते हैं हम?
आइसोथर्मल। कौन सा प्रोसेस होता है ये? आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, ठीक है ना। फिर n बराबर 1 से ज्यादा आता है, n बराबर k आता है, n बराबर k, जिसको बोलते हैं हम पॉलीट्रॉपिक। क्या बोलते हैं? पॉलीट्रॉपिक, क्योंकि n का वैल्यू क्या होता है? 1 से अधिक और गामा से कम। अब आता है फिर गामा, जब होता है एडियाबैटिक, n इक्वल टू गामा, ठीक है ना। ध्यान देना, अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे तो आपको तकलीफ हो सकती है समझने में, लेकिन अगर पिछले लेक्चर देखें तो आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। ये होगा एडियाबैटिक, ठीक है। अब मैं ये बोलना चाह रहा हूं, मैं आइसोकोरिक को अभी पिक्चर से अलग कर देता हूं, क्योंकि आइसोकोरिक में प्रारंभिक और अंतिम आयतन जो है उनका अंतर 0 है, ठीक है। यहां पर अब देखा जाए तो बताओ सबसे ज्यादा भाई वर्क डन क्या होता है? वर्क डन क्या होता है? अगर हम प्लॉट के बारे में बात करें तो वर्क डन होता है एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, यानी कि ये जो कर्व बन रहा है इसका क्षेत्रफल। तो अगर मैं सब यहां से बात करूं तो सबसे कम क्षेत्रफल तो इसके नीचे का आएगा, इसका किसका? एडियाबैटिक का सबसे कम आएगा। फिर उससे ज्यादा किसका आएगा? पॉलीट्रॉपिक का। फिर सब उससे ज्यादा किसका आएगा? आइसोथर्मल का। सबसे ज्यादा एरिया किसका आएगा? आइसोबारिक का। तो ध्यान रखना, एरिया मतलब वर्क डन, तो सबसे ज्यादा वर्क डन किसका होगा? आइसोबारिक। फिर उससे कम वर्क डन किसका होगा? आइसोबारिक से कम आइसोथर्मल। इससे कम किसका होगा? आइसोथर्मल से पॉलीट्रॉपिक। इनको सबको एक साथ लिखते हैं यार, नहीं तो ये अलग अलग लिख दोगे ना तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसको पहले छोटा कर लेते हैं। सबसे ज्यादा किसका होगा? आइसोथर्मल, सॉरी आइसोबारिक, आइसोथर्मल और फिर पॉलीट्रॉपिक, एडियाबैटिक, ठीक है। और इसका तो 0 होता ही है आइसोकोरिक का तो। ठीक है, और इसके लिए बस ये ध्यान रखना है, ये कंडीशन मस्ट है, इस पे स्टार लगा लो, ये कंडीशन होगी तब अपन इस तरह से बात कर सकते हैं। और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो श्रीमान अब कुछ क्वेश्चंस कर लिए जाएं भाई। अरे यार ये कुछ क्वेश्चंस इन पर कर लिए जाएं। ऐसा करते हैं, अभी मुझे लगता है कि कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है ना अभी बाकी है, उनको पढ़ने के बाद अपन बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, वो अपन देखते हैं ना। तो मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो समझा देता हूं पहले, हीट का।
हीट को समझने से पहले अपन ऐसा करते हैं, एक बेसिक लॉ समझते हैं, बेसिक लॉज। बेसिक लॉज अपन ने पढ़े थे, शायद आपको ध्यान नहीं हो। अच्छा, आप थे नहीं उस क्लास में। ये तब पढ़े थे अपन ने जब अपन साथ में पढ़ रहे थे। अब बेसिक लॉज में सबसे पहला लॉ मैं आपको बता देता हूँ। पहला लॉ है एवोगाड्रो लॉ। कौन सा लॉ? एवोगाड्रो। अच्छा, ये एवोगाड्रो जो बोलते हैं अपन, एवोगाड्रो लॉ। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा एवोगाड्रो संख्या, पढ़ा था एवोगाड्रो संख्या, एवोगाड्रो का नियम। ध्यान से सुनना, बताएं चैट में, क्या आपने केमिस्ट्री में एवोगाड्रो संख्या पढ़ा था? हाँ, बिल्कुल पढ़ा था, ठीक है ना। तो एवोगाड्रो संख्या का मतलब है, ये एवोगाड्रो संख्या वैसे तो होती है Na से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होती है 6.023 इंटू 10⁻23। ये एक मैजिक नंबर है, एक जादुई संख्या है जो ये बोलती है कि किसी भी गैस, किसी भी सब्सटेंस के अगर एक मोल पदार्थ की हम बात करते हैं तो उसमें परमाणुओं की संख्या इतनी होती है। कितनी होती है? सब में। अगर हाइड्रोजन के 1 मोल की बात करो तो उसमें भी परमाणु इतने ही होंगे, अगर ऑक्सीजन के 1 मोल की बात करो उसमें भी परमाणु इतने ही होंगे। ये बोलता है, ये एवोगाड्रो का नियम बोलता है, ये एवोगाड्रो जो संख्या है वो ये सब बोलती है। तो यार एवोगाड्रो ये जो संख्या मेजर करता है ना, ये कब मेजर करता है? ये क्या करता है, पहले प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को क्या कर देता है, कांस्टेंट, तब बोलता है कि इतनी होगी, ठीक है ना। ये क्या मानता है, देखो हर एक किसी भी नियम को देने से पहले हम कुछ न कुछ चीजों को फिक्स कर देते हैं, क्योंकि दुनिया में हम जानते हैं कि हर एक प्रकार के परिवर्तन से हम नहीं लड़ सकते। तो कुछ परिवर्तनों को फिक्स मानकर, शून्य मानकर मैं बोल रहा हूं, होते नहीं है वास्तव में शून्य, लेकिन मानकर उन परिवर्तनों को शून्य अपन आगे बढ़ते हैं और हमारी थ्योरी जो है, जो हमारा सिद्धांत जो है वो प्रपोज करते हैं। यही वैज्ञानिकों ने बचपन से किया है। तो यहां पर एवोगाड्रो ने भी यही किया कि इसने प्रेशर और टेम्परेचर को मान लिया कांस्टेंट, और जब इसने बताया कि इतने पार्टिकल हैं, 2 मोल होगा तो 2 मोल का पार्टिकल। अब इन्होंने आयतन को कांस्टेंट नहीं माना, इन्होंने प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट माना। अब जैसे कण बढ़ेंगे, इसका मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर बढ़ेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, भाई एवोगाड्रो संख्या क्या बोल रही है कि अगर 2 मोल होगा तो ये दुगुने हो जाएंगे, 3 मोल होगा तो 3 गुने हो जाएंगे। यानी जैसे जैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ेंगे, इंक्रीज होंगे, वैसे वैसे क्या होगा, वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। क्या इंक्रीज होगा? वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, क्योंकि वो आयतन भी तो घेरेंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एटम्स, अगर नंबर ऑफ परमाणु बढ़ेंगे तो वो क्या बढ़ेंगे, आयतन भी घेरेंगे। यानी कि परमाणु, ध्यान देना, परमाणु संख्या बढ़ने से आयतन भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये बोलता है कौन? एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो का नियम, ठीक है ना। ये इसके केमिस्ट्री वाले एवोगाड्रो के नियम से सिमिलर है बिल्कुल। एक दूसरा आता है, वो दूसरा नियम अति विचित्र नियम है और बहुत ही अच्छा नियम है, ठीक है ना। धीरे धीरे चलते हैं अपन। भाई सबसे पहले ए पर आए अपन, अब बी पर आएंगे। बी का मतलब बॉयल्स नियम, बॉयल्स लॉ, ठीक है ना। इधर क्या पढ़ेंगे अपन? बॉयल्स लॉ, बॉयल का नियम पढ़ेंगे अपन। बॉयल का नियम क्या कहता है? ये बॉयल का नियम थोड़ा सा इससे अलग चलता है। कैसे अलग चलता है? इसने बोला कि, बॉयल ने बोला कि एवोगाड्रो तुम सबसे पहले आए, तुमने प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को कांस्टेंट कर दिया था। किसको कर दिया था? प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को कांस्टेंट कर दिया था। मैं तुमसे उल्टा चलता हूं, उल्टा मतलब पीछे से। तुमने टेम्परेचर को मैं कांस्टेंट कर देता हूं। क्या कर देता हूं? टेम्परेचर को कांस्टेंट। ये याद करने की ट्रिक है भाई। एवोगाड्रो ने प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कर दिया। बॉयल्स पीछे से आया, जो उसको सबसे पहले दिखा उसको उसने कांस्टेंट कर दिया। क्या दिखा सबसे पहले पीछे से आते वक्त? टेम्परेचर। उसने क्या कर दिया? टेम्परेचर को कांस्टेंट। अब तुम जानते हो, और आइडियल गैस इक्वेशन मैंने फालतू में नहीं पढ़ाई थी, कुछ काम होगा इसीलिए पढ़ाई थी। आप जानते हो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो nRT तीनों का मल्टीपल कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि पीवी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। क्या हो जाएगा? पीवी कांस्टेंट हो जाएगा। पीवी कांस्टेंट हो जाएगा साहब। और पीवी कांस्टेंट हो जाएगा तो आपको यह भी पता चल जाएगा कि प्रेशर जो है वो क्या करेगा? वॉल्यूम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर जो है वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर
प्रेशर आप बढ़ाओगे तो आयतन कम हो जाएगा, और अगर आयतन आप बढ़ाओगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। उल्टा चलेंगे दोनों एक दूसरे के, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। सिंपल सी बात है। कब? जब तापमान कांस्टेंट हो। ये बोला किसने? बॉयल्स ने। अच्छा, ए आ गया, बी आ गया, बी के बाद सी भी आएगा। सी का नाम क्या है? चार्ल्स। चार्ल्स लो, ध्यान देना, चार्ल्स लो यानी चार्ल्स का नियम। अब ये जो चार्ल्स का नियम है, इस चार्ल्स के नियम में भैया मैंने बोला था कि सबसे पहले आवोगाद्रो साहब आए थे। आवोगाद्रो आए तो आवोगाद्रो पी एन टी दोनों को कांस्टेंट ले लिया। फिर बॉयल्स आया, बॉयल्स पीछे से आया, पीछे से आते वक्त उसने टेम्परेचर को देखा, उसने उसको कांस्टेंट ले लिया। अब चार्ल्स भी पीछे से आ रहा है। चार्ल्स ने सबसे पहले क्या देखा? टेम्परेचर। ये बोलेगा नहीं, टेम्परेचर बॉयल भैया ने ले लिया। अब आगे चलेंगे तो क्या दिखेगा? प्रेशर। यानी कि ये क्या करेंगे? प्रेशर को कांस्टेंट लेंगे। लोग यही याद नहीं कर पाते कि कौन से नियम में क्या कांस्टेंट है। मैंने आपको अच्छे तरीके से, बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से बताया है कि जब चार्ल्स आएगा तो वो देखेगा टेम्परेचर को, लेकिन टेम्परेचर ऑलरेडी उसके बड़े भाई बॉयल ने ले रखा है, तो ये प्रेशर को कांस्टेंट कर देगा। प्रेशर को कांस्टेंट करते ही आप जानते हो यार, जब प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा तो यहां से आपका जो इक्वेशन है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, उससे आपको पता चल जाएगा कि V जो है वो टेम्परेचर के ज्यादा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। ज्यादा क्या मतलब? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। यानी कि तापमान बढ़ाने से गैसों का विस्तार होगा और आयतन बढ़ जाएगा। तापमान बढ़ाने से गैसों का विस्तार होगा और क्या बढ़ जाएगा? आयतन बढ़ जाएगा। कौन करेगा? चार्ल्स। अब आपको क्या लगता है कि ABC तो आगे D भी आएगा? नहीं, ABCDEF कुछ नहीं आया, G आया सीधा। G मतलब गेलुसाक। इन तीनों का काम खत्म होते एक गेले आदमी आया जिसका नाम है गेलुसाक, है ना भाई? ऐसे मत बोलो यार, वो साइंटिस्ट हैं। गेलुसाक उनका नाम है। थर्ड आया, फोर्थ आया, सॉरी फोर्थ गेलुसाक लो। अब बचा क्या यार? P एंड T ले लिया, टेम्परेचर अलग ले लिया, प्रेशर अलग ले लिया, एक और बच रहा है जिसको बोलेंगे अपन वॉल्यूम। तो अब क्या बच रहा है? वॉल्यूम नहीं लिया किसी ने, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट गेलुसाक ने ले लिया। ये जो वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा तो आप जानते हो कि प्रेशर जो है वो डायरेक्टली टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। सिंपल सी बात है, बस इतनी सी बातें इन्होंने करी, यही पूरा सीन है। और इस पूरे सीन पर ये एक जो पीपीटी रखी ना, एक जो पेज, इस पेज पे ही आपके सारे नियम हो गए खत्म। अब अपन यार कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो मैंने आपको करवाने का सोचा। देखो, अब यहाँ पर आप सब लोग आंसर करना है इसको। 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? अकॉर्डिंग टू विच लॉ ऑल परफेक्ट गैसेस चेंजेस इन वॉल्यूम बाय 1/273 ऑफ देयर ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री फॉर एवरी 1 डिग्री चेंज इन टेम्परेचर व्हेन प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। अब आपको ये जितनी गणित लिखी हुई है इस पे नहीं जाना है। इसने सबसे पहली बात बोली कि प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट है भाई? प्रेशर कांस्टेंट, ठीक है। तो क्या बता रहा है वो? क्या चेंज हो रहा है? वॉल्यूम चेंज हो रहा है। किससे? टेम्परेचर से। वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, यही बात है। ये किस में था भाई? मैं बता दूं आपको, सबसे पहला लो था जिसने क्या नाम था उसका? आवोगाड्रो, जिसने क्या कर दिया? दोनों को कांस्टेंट कर दिया था, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वो बोला था उसने। दूसरा आया चार्ल्स। चार्ल्स ने क्या किया? पीछे से आया, टेम्परेचर दिखा, टेम्परेचर को कांस्टेंट ले लिया। किसको? टेम्परेचर को कांस्टेंट ले लिया। किसने? चार्ल्स ने, ठीक है। फिर आया तीसरा, वो उसको भी पीछे से आते हुए टेम्परेचर दिखा, लेकिन टेम्परेचर बॉयल्स ने ले, सॉरी बॉयल्स आया, ए के बाद बी आएगा ना, बॉयल्स आया। फिर उसने टेम्परेचर को देखा, टेम्परेचर को देखते उसने देखा कि बॉयल्स ने ले लिया, तो मैं क्या लूंगा? प्रेशर। तो प्रेशर कांस्टेंट किसने किया? ये चार्ल्स ने, ठीक है ना। प्रेशर कांस्टेंट किसका काम है? चार्ल्स का काम है। फिर कौन था भैया? फिर था गेलुसाक। गेलुसाक ने क्या किया बेचारे ने? सबने ले लिया भाई, तो उसने वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया, ठीक है ना। यहां पर प्रेशर कांस्टेंट वाली बात है, तो यहां पर आंसर क्या होगा? चार्ल्स लो। डी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? डी करेक्ट आंसर होगा। समझ में आएगी? डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा भाई, बिल्कुल करेक्ट। समझ में आएगी बात? हेमराज जी, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ एयर एट 327
डिग्री सेल्सियस इफ इट्स वॉल्यूम 827 डिग्री सेल्सियस इज 1.5 मीटर क्यूब। देखो यहाँ पर सिंपल सी गणित है, मैं आपको ऐसे नहीं बताऊंगा क्या करना है। ये उत्तराखंड जेईई 2013 में आया हुआ है। यहाँ पर बोला है किसका बता रहा है, ये वॉल्यूम और किसका रिलेशन है, टेम्परेचर। यही है वॉल्यूम और टेम्परेचर। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन कौन देगा, जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तभी मिलेगा भाई। प्रेशर कांस्टेंट होगा तभी क्या होगा, वॉल्यूम और इसका रिलेशन मिलेगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे तो मैं ये लिख सकता हूं कि VA अपॉन VB इज इक्वल टू TA अपॉन TB लिख सकता हूं भाई। कौन बोल रहा है, ये चार्ल्स बोल रहा है। वॉल्यूम और टेम्परेचर बात कर रही है, ये यूं बोल रहा है कि भाई इतना टेम्परेचर था तो वॉल्यूम क्या होगा, अगर 27 है तो इतना है, ठीक है ना। तो इनको पहले तो वॉल्यूम जो टेम्परेचर है वो हम केल्विन में यूज करते हैं, तो पहले वाले को केल्विन में कर लो। 327 प्लस 273 कितना हो गया, TA आ जाएगा आपका 0 9 0 5 और 1 6, यही आएगा 600 केल्विन आ गया। अच्छा TB कितना आ जाएगा, TB क्या दे रखा है 27 प्लस 273, ये आ जाएगा 300, ठीक है ना, 300 केल्विन आ गया भाई। अब यहां पर बता दो, वही काम कर दो, VA अपॉन VB इज इक्वल टू TA अपॉन TB, ठीक है। VA क्या दे रखा है, VA नहीं दे रखा, VA फाइंड करना था आपको। VB क्या दे रखा है, दे रखा है, क्या दे रखा है 1.5 मीटर क्यूब, 1.5 रख दो, ठीक है ना। और ये यहां पर कर दो, TA क्या है 600, ठीक है 300, क्या हो गया, ये काटेंगे तो 2 आ जाएगा। VA क्या आ जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × 1.5 3 आता है, यानी कि आपका आ जाएगा 3 मीटर क्यूब आंसर। वॉल्यूम क्या होगा उसमें, 3 मीटर क्यूब, ये A आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आएगी बात, कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल नहीं है। अगले क्वेश्चन पर अगर हम चलें, अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अगला क्वेश्चन है फॉर अ पर्टिकुलर आइडियल गैस द वैल्यू ऑफ R इज, एक पर्टिकुलर आइडियल गैस के लिए वैल्यू है R की क्या, 0.280 किलो जूल kg केल्विन पर kg केल्विन, ठीक है। वैल्यू गामा की वैल्यू जो एडियाबेटिक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू है 1.375, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन में अगर मेंशन किया हुआ है कुछ वैल्यू गामा की तो आप अपनी मर्जी से 1.4 मत ले लेना, ठीक है। अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाओगे तो गलत हो जाएगा। वो बोल रहा है कि तो CP और CV की वैल्यू क्या होगी रिस्पेक्टिवली, ये बताना है आपको, ठीक है ना। CP और CV की वैल्यू क्या होगी। अब यार अपन ने बात करी थी, मैं आपको बता दूंगा, अभी थोड़ा हीट अपन पढ़ेंगे ना। अच्छा इस क्वेश्चन को थोड़ा देर से ले लेते हैं, इसको अभी नहीं लेते हैं। हालांकि मैं इसे बता देता हूँ, CP माइनस CV इज इक्वल टू R होता है और CP अपॉन CV इज इक्वल टू गामा होता है। अगर आप अपने एंड पर ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट क्लास में मैं इसको जरूर करवाऊंगा। क्यों करवाऊंगा, क्योंकि ये जो CP CV है ये भी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। ये है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि समदाबीय प्रक्रम में विशिष्ट ऊष्मा की बात करेंगे अपन, और सम आयतनिक प्रक्रम में विशिष्ट ऊष्मा की बात करेंगे। ये अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो इस क्वेश्चन को भी अपन नेक्स्ट क्लास में लेते हैं। वापस से आ गया क्वेश्चन बॉयल्स पर, 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है बॉयल्स लॉ पर। हमने पढ़ा था अवोगाद्रो ने प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को कर दिया था, फिर आया उसके बाद बी पर बॉयल्स ने टेम्परेचर को कांस्टेंट, तो यहाँ लिख दो बॉयल्स अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देगा यार, तो हमें पता है PV इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये बोल रहा है कि यार अगर प्रेशर में चेंज 1% है तो वॉल्यूम में चेंज क्या होगा। प्रेशर में चेंज 1% है तो वॉल्यूम में चेंज क्या होगा। यहां से आप ये लिख सकते हो PA अपॉन PB क्या होगा, इज इक्वल टू, उल्टा इससे ये भी होगा VB अपॉन VA होगा। क्लियर है बात, यही होता है, ठीक है। या फिर इसको इस तरीके से ना करके, थोड़ा सा ये तो उलझन वाली बात होगी, मैं यूं बता देता हूं। अगर आप P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 कर दो तो क्या होगा भाई, बहुत बढ़िया बात है। ये बोल रहा है कि प्रेशर में 1% इंक्रीज है। मानो मैंने प्रेशर मान लिया 100 किलो पास्कल, ठीक है ना। P1 1% इंक्रीज है, P2 में तो 1% इंक्रीज क्या हो जाएगा 100 का, 101 किलो पास्कल हो जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम में कितना परसेंट आएगा, तो वॉल्यूम में कितना परसेंट आएगा ये बताना है। तो कैसे होगा मैं बता देता हूं। प्रेशर की जगह यहां 100 लिख लो, ये V1, ठीक है, इज इक्वल टू P2 की जगह 101 V2। सिंपल सी बात है। यहां पर आप लाओ इसको
V2 माइनस V1 करा दो। नहीं 100 डिवाइडेड बाई 101 कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, V2 अपॉन V1 हो जाएगा। ठीक है, इधर -1 करूँ, इधर भी -1 कर दूँ 100 माइनस 1 101। गलत कर दिया यार मैंने। 100 डिवाइडेड बाई 101 माइनस 1 इज इक्वल टू V2 V1 माइनस 1, यही होगा। ये करते क्या आ जाएगा, ये 100 माइनस 101 डिवाइडेड बाई 101 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा V2 माइनस V1 अपॉन V1। ये क्या आएगा यहाँ पर, -1 डिवाइडेड बाई 101 इज इक्वल टू ये। अब मुझे परसेंटेज चेंज चाहिए, कैसा चाहिए मुझे, परसेंटेज चेंज। तो परसेंटेज चेंज के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर क्या है मेरा -1 अपॉन 101 इंटू 100 करना पड़ेगा परसेंटेज चेंज के लिए, क्योंकि परसेंटेज चेंज कैसे करूंगा मैं, V2 माइनस V1 अपॉन V1 इंटू 100, यही करूंगा। तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई। तो ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है 100 डिवाइडेड बाई 101, और माइनस में लिख रहा है तो माइनस प्लस का कोई नहीं, वहां पे डिफरेंस पूछा, प्रतिशत अंतर पूछा है। तो 100 डिवाइडेड बाई 101% आएगा, यानी ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ए आपका करेक्ट आंसर होगा। दूसरे क्वेश्चन पे चल लो, बहुत सिंपल सा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लो ऑफ परफेक्ट गेसेस। परफेक्ट गेस का कौन सा लो, अरे भाई सारे लो है ना, ये परफेक्ट गेस के लिए दिए गए हैं। ठीक है ना, ऑल ऑफ द अबव सही आंसर है। ठीक है, और ये क्वेश्चन है एमपी सब इंजीनियर का 2016 का, देख लो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम्स में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज कांस्टेंट इन द गेलुसाक लो। गेलुसाक लो, बेचारे गेलुसाक के लिए बाद में बचा ही कुछ नहीं था, तो क्या किया इसने, इसने सिर्फ वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया। भाई प्रेशर, टेम्परेचर, इंडिविजुअल और एक साथ तीनों कर चुके थे, तो यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया किसने, गेलुसाक ने। ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन हो गया। बस चुटकियों में क्वेश्चन हो रहा है, चुटकियों में यूं कर रहे हो क्वेश्चन आप। अगला क्वेश्चन देखो, हीट एंड वर्क। आप जानते हो हीट और वर्क क्या है, पाथ फंक्शन है। कैसे फंक्शन है, पाथ फंक्शन है। ठीक है, 2011 का क्वेश्चन। यहां पर आइडियल गैस एज कंपेयर टू द रियल गैस एट वेरी हाई प्रेशर ऑक्यूपाइज। आइडियल गैस को अगर मैं रियल गैस से कंपेयर करूं तो आइडियल गैस बहुत एक्सपांसिव होती है, तो वो हाई टेम्परेचर पे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाएगी। देखो रियल और आइडियल, मैं यहां पर गैस के बारे में बात कर रहा हूं। किसके बारे में, गैस के बारे में। तो आइडियल होती है हल्की, बहुत हल्की, ठीक है ना। और रियल गैस में वास्तव में, रियल गैस का मतलब होगा उसमें कुछ ऐसे पार्टिकल भी होंगे जो उसको भारी बनाते हैं, भारी। हल्की गैस का टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि हल्की गैसें फैलेगी। इसका टेम्परेचर बढ़ाने से इसका भी वॉल्यूम फैलेगा, लेकिन कम। यानी यहां पर 3 एरो बन रहे, तो यहां पर 1 एरो, यानी कि ज्यादा एक्सपांड करेगी, ज्यादा करेगी, मोर वॉल्यूम, ज्यादा वॉल्यूम होगा। 2016 का क्वेश्चन। ठीक, ये अपन नेक्स्ट उसमें पढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी अपन नेक्स्ट उसमें करते हैं। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपन अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों के साथ पढ़ के, पढ़ाकर, और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी अच्छा लगा होगा। ठीक है, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट। चाहिए ना।